नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का हिंदी वर्जन योगी कथा अमृत का एक सेशन पढ़ा जाएगा। आज का सेशन आकाश सेठी अंकल जी मैनेज करेंगे। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसका हिंदी रूपांतर योगी कथामृत, इनिशिएटिव शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप और उसके सेवादारों का। पता नहीं किस सोर्स से, किस स्रोत से, किस मुख से कुछ ऐसा सुनने को, समझने को, हृदय में ग्रहण करने को मिल जाए जो आपका जीवन, आपका जन्म, आपके अगले कई जन्म सुधार दे, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो ये ध्येय हर कोई जो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, उसका रहता है। और उसका निर्वाहन जैसे समझ आता है, जिस प्रकार समझ आता है, उस प्रकार करते रहना चाहिए। और वासन अंकल इस तरीके के प्रयोजन अपनी टीम के साथ करते रहते हैं और टीम पूरी डेडिकेशन, डिवोशन के साथ में पूरा साथ देती है। अब उसमें किसको लाभ हो रहा है, किसको नहीं लाभ हो रहा है, जो माध्यम बन रहा है उसको लाभ हो रहा है, और जिसको सुनने को, समझने को मिल रहा है, ग्रहण करने को मिल रहा है, इम्बाइब करने को मिल रहा है, एब्जॉर्ब करने को मिल रहा है, वो तो लाभान्वित हो ही रहा है। उसी श्रृंखला में एक श्रृंखला ये भी योगी कथामृत का वाचन। आज का जो अध्याय है, अध्याय नंबर 8, जो साइंटिस्ट जेसी बोस के बारे में है। मैं जैसे जैसे वाचन सेवा चलती जा रही है उसके साथ साथ थे पुस्तक, एक विलक्षण पुस्तक का वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ताकि तार जुड़ा रहे पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला के साथ में। इस चैप्टर की, इस अध्याय की रीडिंग करते हुए महसूस हुआ कि ये कुछ अलग है। अभी तक बात हो रही है हिमालय पे भाग के जाने की, संतों महात्माओं से, योगी पुरुषों से मिलने की, और अचानक से बात होती है एक वैज्ञानिक की, एक साइंटिस्ट की, एक जग प्रसिद्ध साइंटिस्ट की, जिनके नाम इतनी इन्वेंशंस, इतनी डिस्कवरीज और इतना कुछ है, और उनके लिए भी ऋषि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साधना मात्र योगिक साधना नहीं है, अपने कर्म क्षेत्र में उस प्रकाष्ठा पे पहुंचना जहां कोई ना पहुंचा हो, और उसे जनसाधारण के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए डेडिकेट कर देना, ये भी साधना है। तो सब अपने अपने क्षेत्र में साधक हैं, लेकिन साधना किसकी सफल होती है, वो सफलता परमात्मा के हाथ में है। तो इस छोटी सी पृष्ठभूमि के साथ आज मैं बीच में रोक के नहीं इंटरवीन करूंगा। प्रीति ठाकुर आंटी आज का वाचन करेंगी। उनका स्वागत है। और पूरा अध्याय पढ़े जाने के बाद में फिर हमारे कुछ प्रबुद्ध रीडर्स और हैं, वो यदि डिस्कशन करना चाहें, विचार विमर्श करना चाहें रीडर के साथ में, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम के साथ, तो उनको तब मौका दिया जाएगा। तो प्रीति ठाकुर आंटी, आपका स्वागत है। आप 8वें अध्याय डॉक्टर जेसी बोस के विषय में है, उसका वाचन शुरू करें। और मैंने वायदा कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि बीच में नहीं रोकूंगा। तो आप पूरा वाचन कर लें, अध्याय समाप्त हो जाए उसके बाद
फिर डिस्कशन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों हो बना, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों हो बना, जह जह रखे आप तह जाए खरो हवना, जय जय रखे आप तह जाए खरो हवना। ये शब्द हम हमेशा सुनते हैं संगत जी, जिसकी मीनिंग है एज इज द हुक्म ऑफ योर कमांड सो डू थिंग्स हैपन, wherever you keep me there I go and stand। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी आज की रीडिंग बख्शने का। और आज्ञा लेते हुए, जैसा कि हम जानते हैं, आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे संगत जी, जिसमें हम सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिनके बारे में मैंने नोट्स बनाए हैं। थोड़ा सा मैं आपको सर जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में बताना चाहूंगी। भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस थे, जो जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और विज्ञान कथा लेखन के क्षेत्र में एक बहुमुखी प्रतिभा रखते थे। यानी कि फिजिक्स में और प्लांट साइंस में उनका बहुत बड़ा योगदान था संगत जी। तो उन्होंने जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके बारे में बताया कि कैसे प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम होता है और कैसे वो एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है, जो भी कंडीशंस रहती है, प्लांट्स भी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन प्लांट्स ही नहीं, उन्होंने मेटल्स तक के बारे में ये बताया कि हर चीज किसी न किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो उन्होंने पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि प्लांट्स ग्रोथ के लिए, उनको मेजर करने के लिए कि कैसे कैसे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, जो एक माइन्यूट लेवल पे भी देखा जा सकता था, उसको करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया, जिसको बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ। तो उन्होंने ये डिवाइस का आविष्कार किया और ये साबित किया कि पौधों में भी बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाएं यानी भावनाएं होती हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने ये सब चीजें बताई और किस तरह से योगी जी वहाँ पे जब थे, वहाँ पे ये सारा संवाद चल रहा था इस साइंस को लेके। तो उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ये सुना बोलते हुए, और किस तरह से वो बोस जी से मिलते हैं और किस तरह से ये पूरा चैप्टर उन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरह से ये साइंस हमें प्लांट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में बताई जाती है। और उन्होंने, बोस जी ने वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज की और उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी माना जाता है। उन्होंने क्रिस्टल डिटेक्टर, जो कि अर्ली वर्जन था रेडियो रिसीवर का, उसका इन्वेंशन भी किया। और वो बात अलग है कि जो इन्वेंशन इन्होंने किया उसका इन्होंने कोई पेटेंट नहीं लिया था, और उनका मानना था कि जो भी चीज का आविष्कार हो वो सारी तो योगी जी इस चैप्टर में साइंस और स्पिरिचुअलिटी किस तरह से मिलती है, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे संगत जी। तो ये छोटी सी एक ब्रीफ था चैप्टर के बारे में। अब मैं चैप्टर की रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्कोनी, जिनका नाम दिया जाता है, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम आया, उनको पुरस्कार भी मिला और उनके नाम पे ये चीजें होगी कि उन्होंने ये चीज का आविष्कार किया था, जबकि इनका आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था, बट उन्होंने कोई पेटेंट नहीं लिया, कोई अपना नाम नहीं दिया था। तो वो सब चीजें मार्कोनी जी के हिस्से में आ गई, जिन्होंने की वायरलेस टेलीग्राफी और रेडियो सिस्टम के बारे में बताया था, और उनको उसके लिए ख्याति भी मिली थी, प्राइजेस भी मिले थे। तो आगे बढ़ते हैं। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर
विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी, तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों यानी कि इलेक्ट्रिकल वेव्स की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ लिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। तो यहाँ पे उनके कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, उनका पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि वो किस तरह से दिखते थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस क्रिसोग्राफ की परिवर्धन शक्ति यानी मैग्नीफाइंग पावर 1 करोड़ गुना है, यानी कि वो काफी छोटी सी चीज को, माइन्यूट सी चीज को भी काफी अच्छे से मैग्नीफाई करके देख सकते थे, जो कि उन्होंने प्लांट्स के ऊपर यूज किया उनकी ग्रोथ को देखने के लिए। हर छोटी से छोटी जो जिस तरह से भी ग्रोथ हो रही थी प्लांट्स की, वो सब देख पाते थे। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन करता है, फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी, जीव विज्ञान में प्राण भर दिए। क्रिस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली। आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रिस्कोग्राफ के रेखाचित्र प्रमाण हैं। संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जिस प्रकार सब प्राणियों की होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों की भी होती है। जिस तरह से मैंने बताया भी कि उन्होंने बताया कि प्लांट्स की भी लाइफ होती है, प्लांट्स भी हर चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया।
सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे, गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्याभिमान कैसे छीन लूं? अपनी उद्दंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं? उनके उस सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। तो एक साधु संत की बात कर रहे हैं जो फूल तोड़ने को भी बुरा मानते थे। वो मानते थे कि किस तरह से एक गुलाब के फूल को वो उसकी टहनी से तोड़ दे जो उसका सौंदर्य बढ़ाता है। कवि सत्य से अतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरे प्रयोगशाला में आकर क्रिस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मा को देखकर मैं मुग्ध हुआ। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जल कुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाशदात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा ऋषि के मुख से निस्तृत हो रहा हो। तो इतना प्यारा उनका वो भाषण लग रहा था, जैसे कोई ऋषि मुनि वहां पे बोल रहे हैं। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं, वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव से पुलकित हो रहा था। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थीं। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे। इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जातीय व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया था। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रसारित मानता है।
यह प्रायः भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रद्धा युक्त अधर्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। तो वो एक साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत सी चुनौतियां आती हैं, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब आता है, मगर उन्हें आगे बढ़ते रहना होता है। कालांतर में विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों, सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्मों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है? एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन प्राप्त करने की एक जीवनप्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तत्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन यानी प्लांट्स की जो लाइफ है के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे भी अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती। के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की व मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं। सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी किसी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृतिहीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। देखिए बोस जी बता रहे हैं कि किस तरह से जैसे उनका पेटेंट ले लिया गया था, मतलब उन्होंने जो भी डिस्कवरी की उसका पेटेंट उन्होंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई चीज भी अगर डिस्कवर हो रही है जो हमारे राष्ट्र कल्याण के लिए, जो भी हमारे पूरी दुनिया में किसी भी चीज के लिए हेल्प करती है, तो
चीज को पेटेंट करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारी संस्कृतिहीनता से दूर रहे वो चीज। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। इनमें से इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान न तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है, परंतु फिर भी भारत इसमें महान एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। यह संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें झलझला उठी। यह धीरज ही क्या सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। तो कितना अच्छा उन्होंने यूज किया वर्ड कि भारत और धीरज दो ऐसे शब्द हैं जो पर्यायवाची से महसूस होते हैं। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का स्मरण था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे को क्रेस्कोग्राफ लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। अब देखिए वो क्रिस्कोग्राफ जो उनकी डिवाइस थी उसको लगा रहे हैं ताकि वो उस प्लांट की ग्रोथ को, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट जो ग्रोथ है उसको वो अच्छे से बारीकी से देख पाए। इसी मात्रा में यदि घोंघे की रेंगने की क्रिया को परिवर्तित किया जाए तो घोंघा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव क्रियाएं यानी कि छोटी से छोटी क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बिल्कुल माइन्यूट से भी माइन्यूट चीज अब दिखाई दे रही थी उस यंत्र के यूज से। मेरी मंत्र मुग्ध आंखों के सामने वह फन का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया। जैसे ही छड़ हटाई वैसे ही उसकी लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे तनिक सा भी भ्राम्य हस्तक्षेप संवेदनशील उक्तों नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव से विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय ने उस फन के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया तब छाया में तीव्र झटपटाहट देखी गई। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई। तो देखिए किस तरह से प्लांट्स को वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी हर एक छोटी से छोटी जो क्रियाएं हम उनके ऊपर करते हैं। तो यहाँ बोस ये दिखा रहे हैं कि कैसे वो हर चीज को मतलब
इफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ में। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण यानी कैपिलरी अट्रैक्शन सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतः प्रयास किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। अब वो आगे मेटल की तरफ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेंगे। तो अभी वो प्लांट्स के बारे में दिखा रहे थे, अब वो मेटल्स के ऊपर आ गए हैं कि किस तरह से उनमें भी स्टिमुलाई का इफेक्ट पड़ता है। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र यानी ग्राफ को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टिन की सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया, पॉइजनस चीज लगाई अब उन्होंने उस मेटल को। टिन के छटपटाते शोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने में उनमें पुनः ताजगी और कार्यक्षमता आ जाती है। यानी कि मशीनरीज जिनको हम लगातार यूज करते हैं, उनको भी अगर बीच में ब्रेक दिया जाए तो उसके बाद वो भी रिफ्रेश हो जाती है और अच्छे से वर्क करती हैं। विद्युत प्रभाव या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है या वह धड़कता सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। अब जो आसपास चीजें रखी थी, वो योगी जी उनकी तरफ देख रहे हैं, योगानंद जी, कि क्या क्या वहां पर रखा हुआ है। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता? ये पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी एक सेकंड क्षमा करें प्रीति आंटी।
जी आपका बैंडविड्थ लो है, आप ना वीडियो ऑफ कर दीजिए सो दैट वी कैन कॉन्टिन्यूसली लिसन। बार बार बीच में ना गायब हो रहे हैं, आपकी वॉइस गायब हो रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए एंड जी जस्ट जी कीप इट टू रेसिटेशन। ओके थैंक अंकल। जय गुरु जी। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निशेष हो सकती है। बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया है कि उससे 1 सेकंड का शतांश तक रेखाचित्र में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे, प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि वैद्यकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग छेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंगछेदन से ही काम चल जाएगा। किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर उस औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्य में जो कुछ भी है उस सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। ग्यारह सौ 1168 में किए गए शोध कार्य की वार्ता द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुई थी। गत कतिपय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में के बीच तंत्रिकाएं यानी नर्व्स संदेश वहन करती हैं, तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्माण होती हैं। इन विद्युत तरंगों को सूक्ष्मग्राही विद्युत द्वारा मापी यंत्रों यानी गैल्वेनोमीटर्स से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लक्ष्य गुना परिवर्धन किया गया। मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं यानी नर्व फाइबर्स में प्रभावित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सकता था। डॉक्टर के.एस. कॉल और डॉक्टर एच.जे. कर्टिस ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतया घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहते हैं और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगे निर्माण करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव की तंत्री तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती हैं। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गई। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगे
इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होती हैं के प्रवाह से मंद गति चलचित्र यानी कि स्लो मोशन पिक्चर्स लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अतरंग मित्र थे। उन्हें संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। अब देखिए यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी वर्णन आ गया है। वो भी इनको बहुत एडमायर करते थे बोस जी को, और उन्होंने उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें अभी मैं पढ़ने वाली हूँ। कुछ भूल चूक हो इनको शब्दों को पढ़ने में तो माफ कीजिएगा संगत जी। हे तपस्वी डाको तुम्ही साम मंत्रे जल दगर्जने उत्तिष्ठ निबोधत डाको शास्त्र अभिमानी जने पांडितर्क हते सुबृहत विश्वतले डाको मूढ़ दाम्भिक कैरे डाक दाओ तब विशिष्य दले एकत्रे दांडक तारा तब होम हुताग्नि घिरिया बार बार ए भारत आप नाते असुख फिरिया निष्ठाए श्रद्धाए ध्याने बसुख से अप्रमत चित्ते लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध शांत गुरुर वेदिते। इसका अर्थ है, हे तपस्वी सा मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो, उठो जागो शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अप्रमत्चित होकर लोभहीन, द्वंद्वहीन, शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो। तो यहीं पे संगत जी हमारा चैप्टर आज का अध्याय समाप्त होता है। कोई भूल चूक हुई तो गुरु। प्रीति आंटी, कोई भूल चूक नहीं हुई, मात्र थोड़ा नेटवर्क का समस्या थी। तो बहुत अच्छा वाचन किया आपने। अब कुछ विशेष जो विचार आपको इसका वाचन करते हुए और इसकी तैयारी करते हुए आपको आए हों, तो वो बताना चाहेंगी? जी अंकल, अब प्लीज आप दोबारा से रिपीट करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो गया हाँ जी, मेरे। हाँ जी। आपने नेचुरली जब किसी का रीडिंग ड्यूटी लगती है, वाचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसके अर्थ और उसके तत्व को समझने के लिए। तो हाँ जी। उस दौरान कुछ विशेष आपकी निगाह में ऐसा आया हो जो आप मेंशन करना चाहेंगी फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू संगत जी? जी, मैंने यही देखा संगत जी कि पूरे चैप्टर में हमें किस तरह से कनेक्ट किया। जो योगानंद जी का इंटरेक्शन था बोस जी के साथ, उसमें कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ रख के देखा गया और किस तरह से हमारी लाइफ, मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ तो हमें पता ही है, बट प्लांट लाइफ और मेटल्स की लाइफ तक को जो इतने अच्छे से बोस जी ने डिस्क्राइब किया योगानंद जी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है रीड करके कि किस तरह से देखिए हमारी हर चीज में, हर एक्ट में कैसे कैसे प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं हर एक चीज को जो हम उनके साथ करते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर है या कोई और कंडीशन है।
तो ये सब चीज़ें पता चली और ये जगदीश चंद्र बोस के बारे में पहली बार मैंने भी पढ़ा कि वो कितने बड़े इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया प्लांट्स को साइंटिफिकली, और जिसका श्रेय बल्कि उनसे ज़्यादा इटालियन साइंटिस्ट को गया जिनका नाम मार्कोनी था। और जैसा कि उन्होंने बीच में बताया कि हम किसी चीज़ को पेटेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ये सोच थी कि जो भी चीज़ दुनिया के विश्व कल्याण के लिए यूजफुल है, मतलब जो भी चीज़ यूजफुल है उसका पेटेंट नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको आगे विस्तार से एक दूसरे के लिए यूज़ करना चाहिए ताकि हम सब उस चीज़ का उपयोग कर सके आगे अपने देश को, अपने दुनिया में हर चीज़ का आविष्कार करने के लिए, ताकि हमें उन चीज़ों से बेहतर जिंदगी मिले। तो ये चीज़ें मैंने इसमें देखी। और एकदम उपयुक्त आपने सार बताया कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति होता है। पेटेंट करवाने को संस्कृतिहीनता की संज्ञा जो दी है, वो उस संस्कृति से हीन हो जाता है जो संस्कृति विश्वास करती है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में। हाँ यदि जी। आपने कुछ किया है, आपने कोई प्रगति की है, तो उसे जनसाधारण के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए आप हाँ प्रयोग करें, उससे जी। फायदा लेकर, और कई लोगों को उससे वंचित रखने की प्रक्रिया आप ना करें। जी और हमेशा। बार बार इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रिंसिपल दोनों प्रिंसिपल। तरफ से आता है। जगदीश बोस जी की तरफ से भी आता है और योगानंद जी की तरफ से भी आता है। योगानंद जी कहते हैं कि क्या इसे खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि उस समय बार बार अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, और काफी लोगों को जो खाना ना मिलना और लोगों की मृत्यु हो जाना, उससे एक बहुत साधारण चक्र बना हुआ था, कई कई साल ऐसा होता था। और जी। बाकी जो कुछ अगर आप देखें अध्यात्म में और विज्ञान में, अलग कुछ भी नहीं है। अलग सिर्फ एक है कि जो ये मानने लग गया कि सारा ज्ञान मुझे है, वो बौद्धिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे वो मृत हो गया। क्योंकि इसमें भी जब उन्होंने दूसरे की साइंस में इन्वेंशन की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अपनी बपौती बना के बैठे थे कि ये सोचते थे कि ये व्यक्ति जो है, ये फिजिक्स का है, ये कैसे जीव विज्ञान में कोई इन्वेंशन कर सकता है, जीव विज्ञान तो हमारा है। उसी तरीके से जो धर्म और अध्यात्म में अंतर है, धर्म कुछ लोग ओनर बन जाते हैं, कहते हैं ये धर्म तो हमारा है, कोई दूसरे धर्म वाला प्रश्न कैसे पूछ सकता है। और जबकि अध्यात्म कहता है प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने से ही उत्तर मिलेंगे, और उत्तर मिलेंगे तो तुम्हारी भी प्रगति होगी और मेरी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो बाकी जीव हो, निर्जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, सब में समानता जो है साइंटिफिक तरीके से प्रूव हुई। जबकि अध्यात्म इसी चीज को पहले से कहता है कि सगल जिया में तू बसता है, ये जितने जीव हैं, जितने निर्जीव हैं, सब में परमात्मा तू बसता है। कभी संवेदना करके उसी चीज को महसूस करता है, वो पौधे के बिहाफ पे भी सोच लेता है, वो पत्थर के बिहाफ पे भी सोच लेता है, वो दूसरे इंसान के बिहाफ पे भी सोच लेता है। फिलोसोफर कई दफे एक दूसरे से टकराने वाली थ्योरीज निकालते हैं, लेकिन पॉजिटिव फिलोसफर्स जो हैं वो भी तर्क वितर्क करके एक चीज की दूसरी चीज से सिमिलैरिटी निकाल के एक्सटेंड करके उसको, दे ऑल्सो रीच टू द सेम कंक्लूजन। तो अध्यात्म हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, कविता हो, साहित्य हो, एक जगह कन्वर्जेंस जरूर हो जाती है कि सब कुछ उसी का है और वो सब में मौजूद है। तो उसको कुछ अपने शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश की ये वाला अध्याय पढ़ने के बाद, कि विधाता ने रचना रची, किया सृष्टि का विस्तार, जड़ चेतन जीव निर्जीव, बनाए रूप अनेक अपार, स्वयं समाया सभी के अंदर, सत्य को रखा दृष्टि के पार,
समाया तो है, लेकिन सत्य को उसने दृष्टि के पार रखा हुआ है। योगी योग करे है प्रभु से, वैज्ञानिक खोले विज्ञान द्वार, साधक सत्य को ढूंढ रहे, दृष्टि से परे को रहे नकार। मूर्ख जो है, वो जो सामने है माया को ही सत्य समझ लेता है, वो साधक नहीं है, वो परसू नहीं करता है, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है जितना मुझे पता है, जितना मेरी इंद्रियां देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं, सुन पा रही हैं, वही सत्य है, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। योगी योग करे प्रभु से, वैज्ञानिक खोले विज्ञान द्वार, साधक सत्य को ढूंढ रहे, मूर्ख दृष्टि से परे को रहे नकार। सब में भावना एक की है, नर्तन स्पंदन गति है इकसार। पौधे के अंदर भी नर्तन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, उसकी भी भावनाएं हैं, वो भी जहर से पीड़ित होता है, क्लोरोफॉर्म से बेहोश होता है, अपनी जगह से विस्थापित होने से मरने की संभावना हो जाती है। तो ये सब जीव निर्जीव जड़ चेतन वनस्पति पशु मनुष्य, सब में ये चीजें हैं, सब में भावना एक सी है, नर्तन स्पंदन गति है इकसार। प्रश्न सरल है माया से परे का, प्रश्न सरल है माया से परे का, उत्तर मिले कर साधना विचार। योगी योग से पा जाए उत्तर, वैज्ञानिक करके प्रयोग हजार। कवि संवेदना से बूझे निदान, चिंतक तर्क जगत में डुबकी मार। मूर्ख प्रश्न ना पूछे ना पूछने दे। जो मूर्ख है, जो अपने आप को पंडित समझ के बैठा है कि जितना मुझे दिखता है, जितना मैं जानता हूं वही सब कुछ है, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। मूर्ख प्रश्न ना पूछे ना ही पूछने दे, मान कर बैठा है माया ही है संसार, माया ही है संसार। तो ये मेरी प्राप्ति है इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद की। और कोई विचार आपको आता हो प्रीति आंटी? बस अंकल जी, इतना तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। जो चीजें वर्ड्स में मतलब बोलना चाहती थी वो आपकी कविता ने पूरी कर दी। तो आप को होस्ट अनुजा आंटी और सीमा आंटी है, तो आई गेस आप वो अच्छे से और बता सकती हैं इस चीज को। उनको जय आदेश गुरु देना, जी। मेरे जय गुरु अधिकार जी। क्षेत्र में नहीं है, वो वासन अंकल ही कर सकते हैं। जय गुरु जी आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। अंकल अगर आपकी अनुमति हो, आज सेशन आप मैनेज कर रहे हैं, तो सीमा कुमार आंटी इज अवेलेबल, जी, प्लीज इनवाइट। सबका स्वागत है। मैंने कहा कब किस स्रोत से किसके मुख से उद्धार हो जाए हम में से किसी का, ये किसी को मालूम नहीं है सिवाय गुरु जी के। तो हर एक का स्वागत है। जय गुरु जी अंकल। और आप सबको बहुत, अपने दोनों ने बहुत अच्छा, प्रीति ने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत कठिन चैप्टर था, तो मैं तो इसको काफी डरती थी इसको जब मैंने किया था पढ़ने में, और आपने इतना अच्छा एंड में करा। मैं सिर्फ कुछ कहने को अब रह नहीं गया है, पर सिर्फ मैं 2-3 अपने इनपुट दूंगी जो मैंने आज ही अभी सुनते हुए फील करे हैं। एक तो देखिए, वो मुझे एक साइंटिस्ट ही नहीं लगे, एक बहुत गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले इंसान लगे, जिन्होंने देखिए कमर्शियल नहीं किया, पेटेंट नहीं करा। और दूसरा ये लगा कि ये पता लगा कि जैसे कि सब में हम के अंदर चेतना है, और वही नानक जी कहते हैं कि ईश्वर सारे सब में है, सी द क्रिएटर इन क्रिएटिविटी। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी लगी। और एक ये लगा कि उन्होंने विज्ञान को सेवा के रूप में लिया, ना कि कमर्शियल में अपने लाभ के लिए। और दूसरा मुझे ये लगा कि साइंस और योग का उन्होंने एक ब्रिज, मतलब जो डिस्टेंस है जो उसका है, उसको उन्होंने कम करा। नहीं तो विज्ञान और अध्यात्मक जो है वो आपस में पूरक दिखाए हैं कि प्लांट्स में सब में ईश्वर व्यापक है। चाहे वो ये उन्होंने अपनी डिस्कवरी से बताया कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना व्यापक है, और यही भारत की परंपरा है, यही हमारा संदेश है इस देश भारत का। तो ह्यूमिलिटी ऑफ इवन साइंटिस्ट, सच अ बिग साइंटिस्ट, दीज थिंग्स टचेस अस कि देखिए कैसे कैसे भारत में लोग आए जिनके अंदर इतने आविष्कार करके उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने उसको कमर्शियल नहीं किया, पेटेंट नहीं बनाया, उन्होंने इसको एज अ सेवा की तरह लिया। तो ये मुझे आज बहुत टच करा। सो आप लोगों ने इतना अच्छा बोला कि देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड बियॉन्ड दिस, आई फील। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन रहा, एंड थैंक यू। अनुजा आंटी?
आप कुछ कहना चाहेंगी? अनुजा मारवा आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? शायद नहीं। तो एक सीमा आंटी के कहने के साथ मुझे गुरुजी की दी हुई एक संगत को सलाह कि किसी को गाली मत दो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को नीचा मत समझो, वो इस चैप्टर में भी रिफ्लेक्ट होता है। सब में तेरा है अंश, सब में तेरा है रूप, सब में गति है भरी तेरी इच्छा अनुरूप, सब में जब तू ही बसा, किसे क्षुद्र मान करूं विद्रूप, किसे क्षुद्र मान करूं विद्रूप। विद्रूप मतलब मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना। तो सबकी इज्जत करना, सबको रिस्पेक्ट देना, सबसे समान व्यवहार करना, और जहां तक हो जाए सबके साथ अच्छाई करना, गुरु जी की भी टीचिंग है। और इस अध्याय से भी यही तथ्य उजागर होता है। तो ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इससे पहले कि हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लें, मैं शिखा झा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी गुरु जी महाराज और इस प्यारे सेवादार मल्टीलिंगुअल टीम से कि मैं मम्मी की सेवा ही थी गुरु जी के हुक्म तराखों पे कि मैं ये सेवा आज नहीं कर पाई। पहले क्षमा मांगती हूँ और साथ में मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ने लास्ट के कुछ पल मुझे भी ब्लेस किए, मैं नहीं सुन पाई थी बीच में, उसके लिए भी क्षमा याचना करती हूँ। और ये चैप्टर जब मुझे कार्यभार मिला था इसका वाचन करने के लिए, तो जगदीश चंद्र बसु, इनके नाम में ही ना भगवान का वास है। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने हम सबके मन की गांठों को खोला था वस्तुतः। क्योंकि मैं इनको एक संत के रूप में देखती थी हमेशा से, बचपन से। और जब हम मतलब जो भी हम सब में से जिनको भी वृक्ष से प्यार होता है, जैसे कि मैं भी गांव में रही हूँ, तो पेड़ों से बातें करना जब आप सीख जाते हैं ना, तब आप किसी का अहित नहीं कर पाएंगे। अहित हम अपने से मानव योनि में सबका कर देते हैं जाने अनजाने में। लेकिन जिस दिन आप वृक्ष से प्यार करना सीख लेंगे, उस दिन आप किसी भी मनुष्य का अहित स्वतः नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको रोकता रहता है। वो आपको हमेशा कहेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं कलियां तोड़ के गुलदस्ते बनाती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने बताया कि वो एक जान होती है। मैं खुद भूल गई थी कि मैंने बचपन से क्या सीखा था। मैंने फिर गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखलाया और फिर मल्टीलिंगुअल टीम ने ये सत्संग का पाठ सुना के हर दिन एक नई शिक्षा देते हैं गुरुजी। और सबसे बड़ी शिक्षा ये देते हैं कि तू मन में दुख न कर, सेवा तेरा सर्वोपरि है। चाहे तू जिस सेवा में है, तुझे मैं अपने पास बिठा के रखता हूँ। शुक्राना गुरुजी, मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस सबको ब्लेस करना और कुछ नहीं। शुक्राना वासन अंकल, ओवर टू यू। और बहुत सुंदर वाचन, मैं पूरा नहीं सुन पाई, रिकॉर्डिंग वाला बाद में सुनूंगी। अनंतम शुक्राना और माफी बहुत सारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज का सेशन प्रीति ठाकुर आंटी ने बड़े सटीक तरीके से हिंदी में पढ़ा। कुछ बीच में ऑब्स्टेकल्स थी, लेकिन वो तकनीकी कारणों से वो नहीं कर पा रही थी, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन बहुत अच्छी तरह पढ़ा आपने प्रीति आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश सेठी अंकल, आपने सेशन को अच्छी तरह मैनेज किया, महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। जय गुरु जी। शिवा कुमार आंटी जी और शिखा झा आंटी जी, आपने बखूबी अपने अपने वक्तव्य दिए और इस सेशन को और सुदृढ़ बनाया। गुरु परिवार की तरफ से अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।